नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11 अक्टूबर के एडुअल ग्रुप के सेशन में। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम ये आपको सेशन ऑफलाइन फॉर्मेट में दे रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें फिर से उसी तरह से प्रोवाइड हो जाएं। आप आज के लाइव सेशन के लिए आप सभी से माफी चाहेंगे। कोट ऑफ द डे की बात करें अपने इंग्लिश ग्रुप से कि आज के कोट ऑफ द डे में सक्षम श्रीवास्तव हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो हम लोग दोनों ही, जैसे जी गुरु सर ने भी, उन्होंने भी माफी मांग ली है। हम भी जो है वो अपोलोजाइज करते हैं कि आज लाइव सेशन जो वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपका सेशन जो वो छूट ना पाए बिल्कुल इसकी वजह से हम लोग ऑफलाइन जो है वो आपको इस सेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सक्षम जी ने बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही एक कोड ऑफ द डे दिया है। उन्होंने कहा है, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री इज नेवर अफ्रेड ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग बिकॉज हर ट्रस्ट इज नॉट ऑन द ब्रांच बट ऑन इट्स ओन विंग्स, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि एक चिड़िया को आपने देखा होगा कि एक अगर डाली टूट भी जाती है फिर भी वो डालियों पर बैठना छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे डाली के टूटने के ऊपर भरोसा नहीं है, डाली के ऊपर भरोसा नहीं है, उसे भरोसा है अपने विंग्स के ऊपर कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना आ जाए, एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उनके विंग्स उसका जो है हमेशा साथ देंगे और वो हमेशा फ्लाई ऑफ करके उड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप सभी के लिए क्या हैं और किन आर्टिकल्स को आज हम देखेंगे डिटेल में। देखिए पेज नंबर 8 में जो है वहां पे आपका लिखा हुआ है पोल्स एंड पोलराइजेशन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पोल्स एंड पोलराइजेशन हम्म। पॉलिटिक्स जो ये बिल्कुल पॉलिटिक्स के ऊपर ही है, तो जान बिल्कुल लेते हैं जल्दी से इसका एक ओवरव्यू बिल्कुल, क्या है। जैसे कि सर यहाँ पर पोल्स एंड जो पोलराइजेशन की बात की गई है। पोलर जिस तरह से एक वर्ड का मतलब होता है ध्रुवी, मतलब कि एक जगह जहां पर चीजें केंद्रित हो जाएं तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स में जो क्षेत्रीय जी। पार्टियां हैं जैसे बीएसपी है, सपा है, बिहार में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय पोलराइजेशन की बात हो रही है। तो वो वहां के पोलर हैं और ध्रुवी हैं और ध्रुवी इलाके हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर पोलराइजेशन के ऊपर बेस्ड एक पॉलिटिकल आर्टिकल दिया गया जी। है पॉलिटिकल पार्टीज पर, तो जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, अगले आर्टिकल को देखते नेक्स्ट जो हम लोग एक आर्टिकल देख रहे हैं यहाँ पे, वो है नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर द 377 जजमेंट। इसका ओवरव्यू क्या है सर, थोड़ा हैं। बता बिल्कुल, दीजिए। हमने कुछ ही समय पहले अगर दोस्तों बात करें आर्टिकल 377 के बारे में डिटेल में देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया है और उसे जो क्राइम का एरिया था उसे उससे बाहर रखा गया है। तो राइटर का यहाँ पर कुछ और चीजों की बात भी की है। आर्टिकल 377 के अलावा भी कुछ ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो अभी भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो राइटर एक सुझाव देने का प्रयास कर रहा है तो उन आर्टिकल्स को भी वहां से हटाया जाना चाहिए जो कि अभी भी ऐसे आर्टिकल हैं जो विवादित हैं। तो यहाँ पर देखिए 377 हम आर्टिकल बिल्कुल। डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आज हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एक और आर्टिकल आपके सामने आ रहा है, ये वाला आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है ड्रैकोनियन मूव। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सर। और बिल्कुल तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के ऊपर एक पूरा आर्टिकल बेस्ड है। आर्टिकल 124 पर पूरा आर्टिकल बेस्ड है जहां पर तमिलनाडु की जो संसद है उसमें एक इश्यू क्रिएट होकर आया है। देखिए अब सर ये एक लोकल और एक जी। स्टेट लेवल की बात होगी, एक स्टेट लेवल आर्टिकल हुआ, इसीलिए इस आर्टिकल को जो तमिलनाडु पर बेस्ड है, जी। आर्टिकल 124 पर बेस्ड है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज एक लोकल और जी, स्टेट लेवल रीजनल आर्टिकल पॉलिटिक्स है, है। बिल्कुल रीजनल बिल्कुल पॉलिटिक्स है, तो इतना ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट जो नहीं। इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, बिल्कुल अब हम चलते हैं। एक एक और आर्टिकल यहाँ पे बच गया है, ये लिखा हुआ है डेडली रूट्स। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम आर्टिकल ऑफ द डे की बात करें तो ये आर्टिकल जो है इसको हम लोग कंप्लीट जो है आज थॉरो डिस्कशन इसका करने वाले हैं। ठीक है, डेडली रूट्स। ठीक है, और उसके बाद एक और आर्टिकल आप पेज नंबर 9 में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है टीमिंग अप विद टोक्यो। जी हाँ बिल्कुल, हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो टोक्यो जो एक जर्नी है, उनका उनकी जो टोक्यो जो एक जो प्रोग्राम है जाना है, उनके ऊपर पूरा का पूरा ये आर्टिकल दिया हुआ। तो ये दोनों आर्टिकल हम लोग आज डिस्कशन करने बिल्कुल वाले हैं। सर, आगे बढ़ते हैं और वोकैब से शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। डेडली रोड्स नाम का जो आर्टिकल है जी। कि किस तरह से भारतीय सड़कें खतरनाक होती जा रही हैं, किस तरह से एक्सीडेंट और दूसरी इंजरीज की जो समस्याएं हैं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। तो पहले देखते हैं वोकैब, देन हम देखेंगे डिटेलिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। देखिए डेडली रोड्स इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं है, इतने बड़े आर्टिकल्स नहीं है, काफी दो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं इस पूरे आर्टिकल में। तो इतने ज्यादा वर्ड्स भी नहीं है, बहुत सारे कॉमन वर्ड्स भी थे, तो मैंने सिर्फ 5 या 6 वर्ड्स ही जो नए वर्ड्स हैं उनको मैंने चूज किया। देखिए क्या है। सबसे पहला वर्ड मैं चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है टेक्निकल टीम से कि वो थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लें क्योंकि वर्ड्स यहाँ पे कट रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है रीइटरेट। क्या लिखा हुआ है? रीइटरेट। देखिए आर ई लिखा हुआ है, स्टार्ट में क्या है यहाँ पे? आर ई। तो देखिए आर ई का मतलब होता है फिर से, इटरेट का मतलब होता है बोलना, है ना? तो फिर से बोलना मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराना। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच टेक्निकल टीम। रीइटरेट, तो रीइटरेट का मतलब क्या है कि एक ही चीज को बार बार दोहराना, टू से अगेन एंड अगेन, उसे हम बोल सकते हैं रीइटरेट। ठीक है, सेंटेंस देखिए क्या मैंने क्या बनाया है। रिमेंबर हाउ आवर पेरेंट्स यूज्ड टू रीइटरेट अ सिंगल थिंग टू अस एंड वी डिड नॉट केयर।
आपको याद होगा बचपन में एक ही बात हमारे मम्मी पापा कितनी बार हमसे दोहराते थे, अरे बेटा ये मत करो, अरे बेटा ये मत करो, अरे ये करो ये करो, अरे सुबह उठ के पढ़ो। हर बार एक ही बात को कितनी बार चिल्लाते थे, और जितनी बार वो चिल्लाते थे हम उतनी बार उनको नकार करके चले जाते थे। मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता था क्योंकि हम ही बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें करते थे। ठीक है, तो रीट्रेट अब भी आप देखते होंगे कि मैं और आपकी जीए गुरु कितनी ज्यादा एक ही चीज को बार बार कहते हैं कि सेशन मिस मत करिए, हार्डवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, एसटी वगैरह दिया कीजिए, क्योंकि यही है जो आपके करियर को सेटल कर सकता है। तो एक ही चीज को जब बार बार कहना है तो उसे हम बोल सकते हैं रीइटरेट। और याद रखिएगा रीइटरेट में एक एम्फोसाइज जरूर आ जाता है, एक स्ट्रेस की भावना जरूर आती है उसमें। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब होता है अपंग हो जाना या फिर पैरालाइज्ड हो जाना, है ना। क्रिपल्ड मतलब क्या हो गया, अपंग हो जाना या फिर पैरालाइज्ड हो जाना। सेंटेंस देखिए, द कार एक्सीडेंट, सॉरी ये कार एक्सीडेंट होगा, ये केयर एक्सीडेंट नहीं है। द कार एक्सीडेंट मेड हिम क्रिपल्ड फॉर हिज एंटायर लाइफ। कार एक्सीडेंट मतलब कार एक्सीडेंट में, जो कार की दुर्घटना में क्या हो गया, कुछ बहुत बड़ा कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से पूरे लाइफ भर में वो क्या हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, क्रिपल्ड हो गया। ये क्रिपल्ड वर्ड जो है ना, ये फिजिकली भी हो सकता है, याद रखिए, ठीक है, ये फिजिकली भी हो सकता है और ये मेंटली भी हो सकता है। तो फिजिकली भी हो सकता है और ये मेंटली भी हो सकता है। याद रखिए, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ट हो गए, पैरालाइज अगर कोई बाई चांस अगर कोई इंसान हो गया तो उसे हम बोल सकते हैं कि ही इज क्रिपल्ड फिजिकली। और अगर मेंटली बहुत ज्यादा पैरालाइज हो गया, मेंटली रिटार्डेड है, तो वहां भी हम बोल सकते हैं क्रिपल्ड मेंटली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो देखो लिखा हुआ है कुमुलेटिवली। कुमुलेटिवली एक एडवर्ब आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है एक साथ। जब बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी चीजें एक साथ मिल करके एक काम कर रही है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कुमुलेटिवली बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा, आप मैं यहाँ पे एक साथ मिलकर के कुछ उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूँ, जीए गुरु भी, आपके दूसरे मैथ्स गुरु भी, रीजनिंग गुरु भी, वो सारे लोग मिलकर के कुमुलेटिवली काम कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सारे लोग, सारे रीजन, सारी चीजें अगर एक साथ मिल करके अगर कोई एक चीज के पीछे काम करती है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कुमुलेटिवली बोल सकते हैं। ठीक है, आपको शाहरुख खान का तो एक ये याद होगा ना डायलॉग, कि जब पूरी कायनात जो है मिल करके किसी एक चीज के पीछे जो है वो दौड़ने लगती है ना, तो वहां पे क्या होगा, मिल करके एक चीज के पीछे कुमुलेटिवली दौड़ने लगती है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या है यहाँ पे, योर हार्ड वर्क एंड ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। योर हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, और आपके बड़ों, आपके माता पिता का ब्लेसिंग, आशीर्वाद जो है, विल कुमुलेटिवली टेक यू टू सक्सेस। दोनों मिल करके आपको सक्सेस, सफलता की कुंजी तक पहुंचाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो देखो लिखा हुआ है पैराडाइम। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इस वर्ड के बारे में मैंने डिस्कशन किया था लेकिन बहुत ज्यादा यूज है, इसके लिए मैंने आज फिर से एक बार डिस्कशन के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है पैटर्न, एग्जाम्पल या फिर उदाहरण देना। ठीक है, कोई भी अगर आप उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पैटर्न, तो फिर वो हो जा रहा है पैराडाइम। जैसे कि हो सकता है कि आपको ये एडिटोरियल गुरु सेक्शन बहुत अच्छा लग रहा हो, है ना, तो आप जो है वो इधर उधर जाकर के इसका एग्जांपल दे रहे हैं, तो वहां भी आप बोल सकते हैं कि द पैराडाइम ऑफ एडिटोरियल गुरु ऑफ महिंद्राज इज द बेस्ट वन, है ना। तो पैराडाइम का मतलब क्या, उदाहरण, पैटर्न या फिर एग्जांपल। डू नॉट गेस, देखिए सेंटेंस क्या है, डू नॉट गेस द पैराडाइम ऑफ क्वेश्चंस इन द आईबीपीएस क्लर्क, जस्ट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। बिल्कुल एकदम कोशिश मत करिए कि आईबीपीएस क्लर्क में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे गैस करना है, क्योंकि गैस वर्क का कोई मतलब ही नहीं रह रहा। आपको सबसे पहले मैंने भी ये चीज बताई थी कि सबसे पहली चीज जो आपको त्यागनी है, यू नीड टू लीव द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू इज टू गेस। गेस वर्क बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही काम करिए, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है डिसमल। डिसमल, ये देखिए याद है आपको, DIS और या फिर DYS, ये जब दोनों वर्ड किसी के प्रीफिक्स में लग जाते हैं तो उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। डिसमल मतलब हो जाता है निराशाजनक या फिर डिससैटिस्फैक्टरी। ठीक है, जैसे इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज था, जो इंग्लैंड गई थी इंडियन टीम, बिल्कुल निराशाजनक परफॉर्मेंस दी थी, 3-1 से शायद सीरीज हार गई थी, डिसमल परफॉर्मेंस था। ठीक है, सेंटेंस देखिए, इंडिया शोड अ डिसमल परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड इन द टेस्ट सीरीज। लास्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए लिखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, जवाबदेही। ऑफिस में आप अक्सर देखे होंगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है किसी एम्प्लॉय को, तो वो प्रोजेक्ट अगर असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो उसकी पूरी जवाबदारी किसकी होती है, उनके सीनियर्स की होती है। और सीनियर जो लोग जो पूरी अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर देते हैं, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की देते हैं। तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी का भी यही मतलब है, जवाबदेही या फिर आंसरेबल होना। जैसे यू एंड ओनली यू विल बी अकाउंटेबल फॉर ऑल योर एक्शंस। याद रखिएगा, यू एंड ओनली यू, आप ही जो है वो आंसरेबल होंगे अपने सारे एक्शंस के लिए। ठीक है, तो बस ये जो एक ही स्लाइड था डेडली नोट्स का, इसको बिल्कुल पूरा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आई होप कि सारे जो है जो भी वर्ड्स हैं वो मैंने मेकअप यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, कुमुलेटिवली कोशिश मैंने की है कि एक स्लाइड में इनको लाने की कोशिश की जाए। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। बिल्कुल दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल की डिटेलिंग के साथ। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, राइटर यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है, एक रिपोर्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर दी गई है
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर 2017 कम्स एज अ डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल एक डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा हाथ लगी है, जो कि रोड एक्सीडेंट इन इंडिया जो रिपोर्ट आई है। बिल्कुल सर, इसको जरा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो कि मंत्रालय है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, वो एक निराशा के साथ आई है। बाय रिट्रेटिंग पुअरली परफॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, इट हैज फेल्ड टू सिग्नल द क्वांटम शिफ्ट नेसेसरी टू रिड्यूस डेथ एंड डिसेबिलिटी ऑन रोड। बिल्कुल किसी भी तरह से एक्सीडेंट और डिसेबिलिटीज जो सड़कों पर होती है भारत की, उनको रोकने में नाकाम रही है भारत सरकार और मंत्रालय, ये इस रिपोर्ट ने दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा की बात करते हैं। The lack of progress in reducing traffic injuries is glaring, given that the Supreme Court is seized of the issue and has been issuing periodic directions in a public interest petition with the assistance of the Justice K.S. Radhakrishnan Committee constituted by the Central। केंद्र सरकार के द्वारा जो जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, उसकी मदद से वहां पर अपील दायर की गई, वहां पर याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार से इस पूरे मामले में जो पूरी तरह से प्रोग्रेस की लेके यहां पर नजर आ रही है, पूरी तरह से ये मामला नजर आ रहा है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी कोशिश की है कि जो आपकी जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन कमेटी है, उनकी मदद से इस पूरे मामले को दोबारा से उठाया जाए। नेक्स्ट पैरा की बात करता हूं। नेक्स्ट पैरा में यहां पर दिया हुआ है, दैट नथिंग मच हैज चेंज इज रिफ्लेक्टेड बाय द डेथ ऑफ 1,47,913 पीपल इन एक्सीडेंट इन 2017। 2017 की बात करें, 1,47,913 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है, ऐसा रिपोर्ट में कहना है। To claim a 1.9% of reduction over the previous year is a statistically insignificant, more so when the data on the rate of the people who die per 100 accidents show a decline। बिल्कुल प्रति सैकड़े यानी कि प्रति 100 व्यक्तियों की बात करें तो ये आंकड़े कहीं से भी अच्छे नहीं है, इसमें कुछ भी गिरावट नहीं आई है, आंकड़े फिर भी काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है भारत के लिए, भारत की सड़कों के लिए। Even more shocking is the finding that green commuters, cyclists, and pedestrians now face greater danger on India's roads, with a rise in fatalities of these category of users of 37% and 29% over 2016 रिस्पेक्टिवली। साइकिलिस्ट की बात करें या पैदल चलने वालों की बात करें, दोनों के लिए ही यहां पर एक शॉकिंग रिपोर्ट है कि सड़कों पर पैदल चलने वाले और प्रीडेस्ट्रियंस जो हैं पैदल चलते हैं, और जो साइकिलिस्ट हैं साइकिलों से चलते हैं, उनकी जो डेथ्स हैं या उनके जो एक्सीडेंट्स हैं, उनकी रिपोर्ट तेजी से बढ़ती जा रही है। 37% की बात करें 2017 में और 29% 2016 की बात करें तो ये एक खतरनाक और एक शॉकिंग रिपोर्ट है साइकिल वालों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए। इफ दिस इज करेक्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु suffered from injuries in 2017 far exceed that 4,70,975 reported by the ministry। बिल्कुल, अगर यहां पर हमने बात की थी डेथ्स की, पहले हमने जो बात की थी वो डेथ्स की थी, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो इंजरीज की कर रहे हैं। जो घायल लोग हुए हैं पिछले एक साल में 2017 में, उनकी जो संख्या 4,70,000 से भी ज्यादा है। It is welcome that a greater attention is being paid to design and safety standards of vehicles, but such a professionalism should extend it to public infrastructure। राइटर कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है कि डिजाइन और सेफ्टी स्टैंडर्ड जो व्हीकल्स के होते हैं उसको ध्यान में रखा गया है, लेकिन इस तरह का जो प्रोफेशनलिज्म है वो और बढ़ना चाहिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। द डिजाइन ऑफ रोड्स, देयर क्वालिटी एंड मेंटेनेंस एंड द सेफ्टी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एमंग अदर्स, इन सारी चीजों पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, न केवल व्हीकल्स की डिजाइन और सेफ्टी को ही ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पैरा की बात करते हैं। इफ दिस इज करेक्ट, ये हमने पॉइंट देख ही लिया है, वैल्यूएबल टाइम हैज बीन लॉस्ट इन क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रोड सेफ्टी विद अ लीगल मैंडेट, स्टार्टिंग विद एन इफेक्टिव नेशनल एजेंसी। तो बिल्कुल एक नेशनल एजेंसी की बात की गई कि बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम हमारा जाया हो चुका है एक नेशनल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने में, जो कि नेशनल एजेंसी को बनाने के लिए होगा। द रोड सेफ्टी काउंसिल एट द ऑल टाइम
and in state levels have simply not been able to change the dismal record. The police forces lack of the training and motivation for प्रोफेशनल इन्फोर्समेंट। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर हम बात करें कि एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा समय है वो हमारा निकल चुका है नेशनल एजेंसी को बनाने में, और साथ ही साथ रोड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसकी बात करें तो यहां पर सरकारें कुछ खास नहीं कर पाई हैं। पुलिस फोर्स भी जो हमारे देश की उसके पास जो ट्रेनिंग है और जो मोटिवेशन उसका अभाव है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें दोस्तों होती हैं। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैर ऑफ दिस सेशन, जो कि हमने बात हम कर रहे थे यहां पर, ये पूरी जो लास्ट पार्ट हम यहां पर देख रहे थे वो कंक्लूजन पैरा था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। आर्टिकल की टोन की बात करें, थोड़ा सा क्रिटिकल टोन है, क्योंकि यहां पर बताया गया है, पूरी सारी चीजें दिखाई गई हैं और यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि किस तरह से सरकार कोई काम नहीं कर रही है या कोई कदम नहीं उठा रही है, और इंपॉर्टेंट समय भी अब निकल चुका है और यहाँ पर पूरी बात रोड सेफ्टी की गई है। रोड सेफ्टी के लिए सुझाव भी दिए गए हैं राइटर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश गुरु हमारे लिए क्या बताते हैं। जी बिल्कुल, अब हम दूसरे आर्टिकल की तरफ चल देते हैं। देखिए, टीमिंग अप विद टोक्यो, बिल्कुल हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का जो नेक्स्ट दौरा जो है, राइट, जो एक नेक्स्ट ट्रैवल है, जब वो टोक्यो जा रहे हैं, उनका जो जापान टूर है, तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। तो उसकी भी एक हम वोकैब की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहला जो वोकैब वो लिखा हुआ है टैंजिबल। देखिए, आप मैथमेटिक्स में ये वाला वर्ड जो है वो काफी ज्यादा पढ़ते होंगे, टैंजिबल या फिर इनटैंजिबल, ये वर्ड्स काफी ज्यादा आप पढ़ते होंगे। टैंजिबल का जो मतलब होता है वो है वास्तविक, मतलब देखिए एक्चुअली इसका मीनिंग तो वास्तविक नहीं होता। मैं एक बार चाहता हूं कि प्लीज स्क्रीन को एक बार जूम कर दिया जाए। देखिए, टैंजिबल का जो मतलब होता है, टैंजिबल का मतलब एक्चुअली में वास्तविक नहीं होता। टैंजिबल का मतलब जो होता है वो है स्पर्श योग्य। ठीक है, वो क्या है, वो है स्पर्श योग्य, मतलब जिसको आप टच कर सके। मैथमेटिक्स में अक्सर आप ये पढ़ोगे टैंजिबल और इनटैंजिबल क्या होता है, लेकिन टैंजिबल जो है यहां पे अगर हम बात करें तो जनरली इनका जो मीनिंग वो है रियल, है ना। जो वास्तविक रूप से जो हम चीजें देखते हैं उनको हम बोल सकते हैं टैंजिबल। जो भी चीज आप रियलिटी में देखते हैं, देखिए यहां जो टचेबल या फिर मतलब जो स्पर्श करने योग्य है उससे जो है इसको रिलेटिवली जो है इसका मीनिंग लिया गया है। ठीक है, टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या हो गया, समथिंग विच इज रियल, समथिंग यू कैन टच। तो जिसे आप टच कर सकते हैं, जनरली यहां पर उसे हम वास्तविक रूप से हम मानते हैं कि ये बातें हो सकती हैं, टेंजिबल ये बातें हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या है, व्हाट इज टेंजिबल इन लाइफ इज दैट एवरीवन रेस्पेक्ट्स अ सक्सेसफुल पर्सन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब मुझे प्लीज ले आया जाए रिक्वेस्ट है हमारा। व्हाट इज टेंजिबल इन लाइफ इज, देखिए सबसे वास्तविक और रियल चीज क्या है हमारे लाइफ में, वो ये है कि एवरीवन रेस्पेक्ट्स अ सक्सेसफुल पर्सन। मतलब हर कोई इस दुनिया में अगर आप बात करें तो एक सक्सेसफुल पर्सन की ही रेस्पेक्ट करता है, उनकी ही आदर करता है। यही टैंजिबल चीज और यही वास्तविक चीज है, रियल चीज है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आप उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाए, तो जनरली लोग यही कहेंगे कि वो लड़का पढ़ाई नहीं करता था। क्योंकि ये समाज, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल इस तरीके से एक हो चुकी है कि आपका जो बिल्कुल कद है, आपका जो एक रेस्पेक्ट है ना, वो आपके पोस्ट से जाता है, वो आपके सक्सेस का एक जो लैडर है उससे जाता है कि आप कितने ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए लिखा हुआ है पिवोटल। पिवोटल वर्ड लास्ट कल आया था, शायद ग्रामेटिकल जो सेशन में आया था उसमें मैंने बताया था पिवोटल। तो पिवोटल का मतलब होता है बुनियादी या फिर इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट अगर है, काफी ज्यादा नेसेसरी अगर है, बेसिक अगर चीज है, वो आपको करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम बोल सकते हैं पिवोटल। जैसे हार्ड वर्क एंड योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स विल प्ले द पिवोटल रोल इन योर सक्सेस। बिल्कुल, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में, तो उसके लिए दो चीजें पिवोटल रूप से जरूरी है, और वो है, एक है आपका हार्डवर्क, और दूसरा जो है वो मैं हमेशा कहता हूं वो है आपके माता पिता का आशीर्वाद। ठीक है, थर्ड वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कैंडिडली। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडिडली। कैंडिडली जो है वो देखिए एडवर्ब है, क्योंकि उसमें एलवाई लगा हुआ है। ठीक है, और अगर हम एलवाई हटा दें तो कैंडिड हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो कैंडिड का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि बहुत ओपनली बात करता है, उसे हम बोल सकते हैं ही इज वेरी कैंडिड, माय फ्रेंड इज वेरी कैंडिड। लेकिन अगर कैंडिडली बोलेंगे तो उसका मतलब होता है ओपनली, खुल करके अगर हम कोई बातचीत करें, ठीक है, कुछ भी अगर ना हम छुपाएं, खुल करके ओपनली बातचीत करें, तो हम कैंडिडली बोलेंगे। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि मेनी पेरेंट्स, बहुत ज्यादा पेरेंट्स जो होता है ना आजकल का जो जनरेशन है उसमें क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चे जो एक दूसरे से कैंडिडली बातें करते हैं, मतलब बिल्कुल उसमें कोई भी मतलब एक जनरेशन गैप जो वो नहीं होता, और कुछ हद तक ये चीजें अच्छी भी हैं। ठीक है, सेंटेंस देखिए, आई ट्राई टू एक्सप्लेन कैंडिडली ऑल द वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं खुल करके आपके सामने सारे के सारे वर्ड्स को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूं, और ये आप ही मुझे बताएंगे कि मैं अपने जो ये एक अकॉम्प्लिशमेंट है, या फिर एक जो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन जो हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं नहीं, आप ही हमें बता सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो लिटरल्स लिखा हुआ है, लिटोरल्स, ये बहुत अच्छा वर्ड है लिटोरल्स। लिटोरल्स का मतलब होता है किनारा, सी शोर, समुद्र का किनारा, ठीक है, या फिर अगर आप किसी नदी के किनारे जा रहे हैं तो वहां पे हम लिटोरल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल वर्ड है, याद रखिएगा। द लिटोरल्स आर अ फाइन प्लेस टू विजिट व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ द डीन एंड बसल ऑफ सिटी। ये डीन एंड बसल कल ही मैंने पढ़ा था अपने फ्रेज रिप्लेसमेंट के सेशन में, याद रखिएगा। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क से याद आया बच्चों, आज से आईबीपीएस क्लर्क का जो सेशन है वो जनरली कितने बजे से शुरू होगा आपका? 1 बजे से शुरू होगा, याद रखिएगा। 1 PM शुरू होने वाला है। जो क्लास आईबीपीएस क्लर्क की रात में होती थी आपकी, ठीक है, 8 से 11 होती थी, वो अब 1 बजे से शुरू हो रही है। और बिल्कुल 1 बजे से इंग्लिश की क्लास मेरी है, तो बिल्कुल भी उस क्लास को अटेंड करना भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आज की कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स भी हम लोग उसमें डिस्कशन करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी उस क्लास को, उस सेशन को अटेंड करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। डेटर, डेटर का मतलब होता है रोकना या फिर स्टॉप करना, प्रोहिबिट कर देना। डेटर का सेंटेंस क्या है, देखिए, एनी क्लाइमेटिक चेंज कैन डेटर आवर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एज इट अफेक्ट्स क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन। बिल्कुल सही है। क्लाइमेट में अगर कोई भी चेंज आता है तो जनरली वो हमारे एग्रीकल्चरल ग्रोथ को भी डेटर करता है, रोक देता है, स्टॉप करता है, प्रोहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हमारे फसल को भी काफी ज्यादा अफेक्ट, नुकसान पहुंचना, हमारे पूरी कृषि कल्टीवेशन का जो प्रोसेस उसको भी काफी नुकसान पहुंचना। तो ये पूरा का पूरा आई थिंक यस, ये पूरा इस बार भी टीमिंग अप विद टोक्यो काफी बड़ा पैराग्राफ तो था, लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं थे, कुछ यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, तो इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिएगा। और ये शब्द ऐसे वर्ड्स है विच आर जनरली यूज्ड इन योर एग्जामिनेशंस, राइट? यू कैन जनरली फाइंड इन योर क्लोज टेस्ट, इन योर फिल इन द ब्लैंक सेक्शंस, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव एक्चुअली चोजन दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इन योर वर्ड सेशंस, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं ओवर टू जीए गुरु। थैंक यू वेरी मच सर। उम्मीद है स्टूडेंट्स को वोकैब्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आ रही होगी, और ऑफलाइन सेशन को भी वो लाइक जरूर करेंगे, चाहे हम वहां पर हो चाहे ना हो, लाइव सेशन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को रीड आउट करना शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू टोक्यो लेटर दिस मंथ विल बी कीनली वॉच्ड बाय इंडियाज स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी। भारत की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, रणनीतिक जो लोग हैं, जो बहुत ज्यादा इस मैटर को इन्वॉल्व रहते हैं, ज्यादा इस मैटर को क्लोजली देखते हैं, वो कीनली वॉच यानी उत्सुकता से इस पूरे मामले को देखना चाहते हैं, बिकॉज नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में टोक्यो की विजिट करेंगे जापान में। सिंस ही assumed office in 2014, Mr. Modi has made India-Japan relations a key priority area of his foreign policy। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में प्रधानमंत्री पद को हासिल किया, उसके बाद उन्होंने भारत और जापान की जो रिलेशन है उसको एक की प्रायोरिटी एरिया के तौर पर रखा है। एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही जरूरी रणनीतिक साझेदारी बताई जा रही है भारत और जापान की। नाउ इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज टर्म, इंडियन एनालिस्ट आर लुकिंग फॉर टेंजिबल साइन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज। हमारे देश के जो इंडियन एनालिस्ट हैं, जो इस सारी चीजों को देख रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो वर्ड्स है वो नरेंद्र मोदी के एज अ प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा टाइम पीरियड है उनका, ये उनका आखिरी साल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जापान के साथ जो ये विजिट होने वाली है उसमें बहुत सारे ऐसे टाइप्स और सिक्योरिटी टाइप्स हो सकते हैं जो कि बहुत ही सॉलिड हो सकते हैं, बहुत ही मजबूत टाइप्स और बहुत ही मजबूत समझौते यहां पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा सकते हैं। फॉर्चुनेटली for India, Mr. Modi's Japanese counterpart Shinzo Abe is a keen advocate of closer bilateral relations। हमारी ही तरह जो जापान में वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे साहब, वो भी कीन एडवोकेट हैं, मतलब कि उत्सुक हैं हमारे साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए। तो भारत के लिए एक सौभाग्य की बात है, भारत के लिए किस्मत की बात है कि जापान भी हमसे उसी तरह रिलेशन बनाना चाहता है जिस तरह की हम बेहतर रिलेशन चाहते हैं जापान से। द अबे, अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरा की, द अबे एडमिनिस्ट्रेशन इज फोकसिंग अटेंशन ऑन 2 क्रिटिकल एरियाज, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। इन दोनों पॉइंट को सर जब से थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। 2 क्रिटिकल एरियाज यहां पर राइटर ने बताए हैं। आबे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, तो जो आबे साहब, शिंजो आबे साहब का जो प्रशासन है वो 2 इंपॉर्टेंट चीजों को, 2 क्रिटिकल एरियाज को टारगेट कर रहा है। पहला है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब है समुद्री सुरक्षा, यानी भारत एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, और जापान की अगर हम बात करें उसका सभी जगह से, चारों तरफ से जापान भी समुद्र से घिरा हुआ एक कंट्री है, तो बिल्कुल मैरीटाइम सिक्योरिटी उनके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी मुद्दा है। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी की भी बात हुई है, रणनीतिक संपर्क की बात हुई कि भारत और जापान ऐसा संपर्क स्थापित करें कि किसी भी तरह की रणनीति को बनाने में वो पॉसिबल हो। ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट, जापान इज कीन टू स्ट्रेंथ द
ट्राइलेटरल मालाबार एक्सरसाइज विद इंडिया एंड यूएस। आप सभी को पता होगा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, जो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है, त्रिपक्षीय अभ्यास होता है, जो कि भारतीय सेना, यूएस की सेना और जापान की सेना इसमें हिस्सा लेती है। तो जापान भी चाहता है कि वो भी इसमें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और उन संबंधों को भी मजबूत करे। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, शिंजो आबे साहब है जापान के प्राइम मिनिस्टर, और नरेंद्र मोदी जी को कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पैरा की, जो कि बताया गया है क्लोजर मैरीटाइम टाइज। जी हाँ, सामुद्रिक क्षेत्र से बहुत ही जरूरी समझौतों की बात हो रही है। In a bid to raise its Indian Ocean profile, Japan recently deployed its state-of-art helicopter carrier destroyer Kaga to South Asia। हाल ही में इंडियन ओशन के प्रोफाइल के तहत हिंद महासागर का जो पूरा एरिया है, वहां पर जापान ने अपना बिल्कुल नया हेलीकॉप्टर जो डिस्ट्रॉयर है, हेलीकॉप्टर कैरियर डिस्ट्रॉयर है, एक जहाज है जिसका नाम कागा है, उसको साउथ एशिया में भेजा है। आफ्टर अ ब्रीफ स्टॉप ओवर एट कोलंबो इन श्रीलंका, The ship is in Visakhapatnam in India for Japan India Maritime Exercise। तो भारत और जापान के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज, समुद्री अभ्यास होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कागा नाम का हेलीकॉप्टर कैरियर डिस्ट्रॉयर भारत के विशाखापत्तनम के तट पर आ चुका है। तो ये एक क्लोज रिलेशन दर्शाता है इंडिया और जापान के बीच में। Tokyo is keen that its military exchanges with India also include army and air force exchanges। यानी कीन का मतलब है उत्सुकता पूर्वक। जापान भी चाहता है कि भारत के साथ उसके जो मिलिट्री एक्सचेंजेस हैं और साथ साथ जो एयरफोर्स एक्सचेंजेस हैं वो तेजी से बढ़े। तो बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरा ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। फर्दर, जापान ऑल्सो वांट्स टू असिस्ट इंडिया इज इन improving the state of maritime domain awareness in Indian Ocean, where India is keen to set up an इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। सर लास्ट पॉइंट को जरा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, तो कहीं ना कहीं भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। तो एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भारत बनाना चाहता है, जिसमें जापान चाहता है कि हम उसकी मदद करें, और हम भी ऐसा चाहेंगे। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, अगले पैरा की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो and New Delhi have been working together on infrastructure projects in Northeast। हमारा जो उत्तर और पूरब का इलाका है, वहां पर टोक्यो यानी कि जापान, न्यू दिल्ली यानी कि भारत तेजी से साथ मिलकर काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। दे आर क्लोज बिल्डिंग द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हुज 4 पिलर्स: डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पीपल टू पीपल। सर एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे। People to people partnership make it an effective counterpoint for China's Belt and Road Initiative। हमने कई बार चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बात की है, कई बार आर्टिकल्स पे भी हमने इसको देखा है। तो इंडिया और जापान अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, एक ग्रोथ कॉरिडोर बना रहे हैं। तो वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में भी जापान इंडिया का बखूबी साथ निभा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैरा की बात करते हैं। नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है द मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी आउटलुक ऑफन आर्टिकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट आउटरीच फिट्स वेल विद मिस्टर आबेज विजन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। बिल्कुल जैसा कि शिंजो आबे चाहते हैं कि जो आपका हिंद महासागर का जो पूरा एरिया है वो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रिलेशंस रहे, तो हम भी वैसा ही चाहते हैं। और भारत की जो पूरब की ओर देखो की नीति है कि पूरब के जो कंट्रीज हैं जैसे कि जापान है, थाईलैंड है, उन कंट्रीज के साथ बेहतर रिलेशन बनाए जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी बात उसी बारे में की जा रही है। बोथ कंट्रीज वांट अ रीजनल ऑर्डर बेस्ड ऑन रूल्स। बिल्कुल एक क्षेत्रीय संपर्क चाहते हैं अपने नियम कानूनों के हिसाब से। New Delhi has expressed reservations about its quadrilateral partners US, Japan, Australia resorting to China कंटाइनमेंट टैक्टिक्स। बिल्कुल यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल रिलेशन की बात हो रही है, चतुर्भुजीय जो एक रिलेशन बनेगा, जिसमें एक तरफ यूएस होगा, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और इंडिया होगा। तो इस तरह से चतुर्भुज नामक एक आकृति बनेगी, जिसमें वो चाइना को काउंटर करने का प्रयास करेगा, चाइना की जो पावर है उसे कम करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, नेक्स्ट पैरा की बात करें। डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स टॉक्स फॉर द सेल ऑफ द यूएस 2I amphibious aircraft for have been deadlocked over issue of price and technology transfer। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में भारत और जापान के बीच में जो US 2I amphibious aircraft को जो खरीदने का जो मुद्दा था वो बीच में ही लटक गया है, बिकॉज ऑफ प्राइस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कि पैसे क्या बहुत ज्यादा प्राइसेस जापान के द्वारा बताए गए हैं, साथ ही साथ जो तकनीकी ट्रांसफर है, तकनीक का हस्तांतरण है जापान से इंडिया में,
वो एक मुद्दा बन रहा है, जिसकी वजह से हम ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस ये एयरक्राफ्ट हम अभी नहीं खरीद पा रहे हैं, जो कि जापान से हम खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट पैरा की बात करें तो राइटर इसके बारे में भी बताने का प्रयास कर रहा है। ऑफ ग्रेटर कंसर्न हैज बीन जापान unwillingness to let India license produce the US-2Y, insisting on delivering all aircraft in flyaway condition। जापान नहीं चाहता कि ये सारे जो एयरक्राफ्ट भारत ये खरीद रहा है वो भारत वहां पर बनाए। जापान चाहता है कि ये सारे एयरक्राफ्ट उन्हें बिल्कुल फ्लाई वे कंडीशन में, उड़ने की कंडीशन में हम उनको भेज देंगे और वो आप परचेज कर लीजिए, आप अपने यहाँ इनको प्रोड्यूस मत कीजिए। तो ये एक मुद्दा निकल कर आता है। इवन सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट नोज द डील हैज कम टू बी seen a symbol of India-Japan defense cooperation. A failure to procure it would be deemed as a setback। लेकिन जितने भी भारत और जापान के रिलेशंस को देखने वाले बुद्धिजीवी हैं, व्यक्ति हैं, वो ये जानते हैं कि अगर ये डील साइन होती है तो ये एक उदाहरण बन जाएगा, एक मील का पत्थर साबित होगा भारत और जापान के रिलेशंस में। अगर ये डील किसी वजह से नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं भारत जापान के रिलेशंस में थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। जापान की बात करें, जापान की कैपिटल हम सभी जानते हैं, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। और अगर हम बात करें जापान की करेंसी की, तो जापान की जो करेंसी है वो है युआन। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और आर्टिकल की टोन सर क्रिटिकल होनी चाहिए या कुछ और होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल क्रिटिकल और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही है, इसलिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन बिल्कुल किया गया है इसमें कि जो पीएम जो हमारे जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका जो एक दौरा है, राइट, जो विजिट है जापान विजिट, उनकी क्या क्या चीजें होंगी वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन है। और एक इशू के बारे में भी बात की गई है कि जापान के साथ उनके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, अगर उनसे कुछ और ज्यादा डील हो रही है तो फिर उनका असर क्या पड़ेगा, उनका क्या इंपैक्ट क्या पड़ेगा रशिया के ऊपर और फिर यूएस को और चाइना के ऊपर। और उनकी जो ये रणनीति है कि चाइना को जो है वो पहले तो एक बात वो कह रहे हैं कि एंटागोनाइज कोई भी नहीं चाहता कि चाइना से दुश्मनी हो, लेकिन फिर भी चाइना के एक यूटिलिटेरियन एक एटीट्यूड टाइप का जो एक है उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि ओवरशैडो कर दे। तो ये क्रिटिकल कुछ टोन भी है, साथ में साथ डिस्क्रिप्टिव भी कहा गया है। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल जाते जाते एक चीज आपको फिर से याद दिला दूं, आज दोपहर 12 बजे आप सभी के लिए एक स्पेशल सेशन है, बैंकिंग करंट एंड स्टैटिक। जी हाँ, बिल्कुल। कई बार आप ऐसे एग्जाम में ऐसे सेशन देखते हैं जिसमें आप बैंकिंग के एमसीक्यू अलग पढ़ते हैं, करंट के एमसीक्यू अलग पढ़ते हैं, स्टैटिक के एमसीक्यू अलग पढ़ते हैं, लेकिन पहली बार आपको 3-in-1 एमसीक्यू क्लास आज आपको मिलेगी दोपहर 12 बजे, जहां पर आप बैंकिंग, करंट और स्टैटिक के एक साथ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल दोपहर 12 बजे महेंद्र ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर लाइव होना मत भूलिएगा। बिल्कुल 3-in-1 मतलब ये है कि सर कि 12 बजे आग लगने वाली है, बिल्कुल जैसे नीचे हम देख सकते हैं कि फायर्स, राइट, बिल्कुल लगा हुआ है, तो 12 बजे आग लगने वाली। बिल्कुल सर, जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 3-in-1 क्लास है। ऐसा बहुत ही कम क्लास सर देखने को मिलती है जिसमें बैंकिंग, करंट और स्टैटिक सभी को शामिल करके एक सेशन लाया गया हो, तो ये सेशन आग लगाने से कम नहीं होगा सर। बिल्कुल। और आईबीपीएस क्लर्क का भी मैं टाइमिंग बता दूं, आज से आईबीपीएस क्लर्क जो है वो जो रात को 8 से 11 होती थी, अब उसका टाइमिंग जब वो चेंज हो गया है, अब वो बिल्कुल 1 बजे से दोपहर को 1 बजे से वो क्लासेस होंगी, 1 से 2 इंग्लिश, 2 से 3 मैथमेटिक्स और 3 से 4 आपकी रीजनिंग की क्लासेस होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल 1 बजे से हमारे साथ आईबीपीएस क्लर्क में बिल्कुल मेरे ही साथ जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, यानी कि अब सर स्टूडेंट्स को ज्यादा देर तक जाना नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, और गाइस एक और आखिरी और सबसे जरूरी अनाउंसमेंट अभी बाकी है। नवरात्रि स्पीड टेस्ट का जो ऑफर है, अभी भी अगर आपने इसको अवेल नहीं किया है, अभी भी आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, परचेज नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी मौका है। 12 से 14 अक्टूबर के बीच में आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, आज, कल और परसों। जी हाँ, और माफी चाहूंगा, कल से ऑफर की शुरुआत हो जाएगी, 12 तारीख से इस ऑफर की शुरुआत हो जाएगी। मिशन सिलेक्शन 2019 प्रैक्टिस अगर सर जरूरी है तो कहीं ना कहीं स्पीड टेस्ट देना भी जरूरी है। और बिल्कुल बात करूं सर, स्पीड टेस्ट बिल्कुल उसी, आई थिंक उसी रूपरेखा और उसी तरह के फॉर्मेट में होते हैं जैसा रियल एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को काफी लाभ होने वाला है। और अगर इस पर्टिकुलर आप स्टिक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे आपकी वेबसाइट दी गई है myshop.mahendraj.org। कोई भी दिक्कत आए टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे। जी, कुछ और बताएं सर इसके बारे में, मिशन सिलेक्शन 2019। अगर सर हम बात करें मिशन सिलेक्शन 2019 की बात करें, तो जो आपके नेक्स्ट ईयर के जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी से हम उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। जितने भी एग्जाम 2019 में आने वाले हैं, हम उनकी प्रैक्टिस जो है वो अभी से करना शुरू करेंगे, स्पीड टेस्ट देना अभी से शुरू करेंगे। और 12 और 14 अक्टूबर को जो डिस्काउंट के साथ नवरात्रि स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, आप उस सभी का लाभ उठाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे फ्रेश एडिटोरियल सेशन में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ, और दोपहर को 1 बजे आईबीपीएस क्लर्क सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच।